बंसल सर, प्रधानमंत्री के इस संबोधन को आप कैसे देखते हैं? और प्रधानमंत्री ने आदमपुर एयरबेस का दौरा किया जहां MiG-29 और S-400 रखे हुए थे, इसे कैसे देखते हैं? गुड आफ्टरनून विवेक। के ये जो है ना, मैसेज बिल्कुल क्लियर है। और दौरा भी क्या है, ये तो अपने जो सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए क्या है और ये दिखाने के लिए क्या है कि आदमपुर में दो बातें हुई हैं। एक तो आदमपुर एयरबेस ने बहुत ज़्यादा अहम रोल निभाया है वहाँ पर, जो जितने भी डिफेंस और ऑफेंस के लिए जो भी वहाँ से चले। दूसरा, जो पाकिस्तान ने एक जो भ्रम फैलाया और झूठ फैलाया कि वहां पर हमने डेस्ट कर दिया, डेस्ट्रक्ट कर दिया, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो ये बात होती है। जहां तक प्राइम मिनिस्टर का मैसेज का सवाल है, उन्होंने कल भी दिया मैसेज और आज भी दिया कि 3 नॉर्म्स हो गए हैं कि अभी जो पाकिस्तान में जो है, अगर किसी तरह का आतंकी हमला होता है हिंदुस्तान के ऊपर, तो उस पर ऐसा ही घुस के मारने वाला जो अब की बार हुआ है ऑपरेशन सिंदूर, वो होगा। क्योंकि पहली बार एक तो ठिकाने नष्ट किए जाते थे और पीओके तक ही रहता था। अब पाकिस्तान को पता चल गया कि अभी अंदर तक जाना, बावलपुर तक जो 100 किलोमीटर है, और सब उनके जो आतंकियों को अच्छे से धुनाई, जो अच्छे से उनको डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो अब पाकिस्तान को ये लगता है कि ये भी कहा कि भाई 2 यूनिवर्सिटी थी वहाँ जो चल रही थी भावलपुर में, सारे संसार में वहां से फैलता था टेररिस्ट, तो वो तो ध्वस्त कर दिया है। दूसरा, ये क्लियर कट कर दिया है कि भाई जो आप ये कहते रहते थे हम बम छोड़ देंगे, बैठ के इनके मिनिस्टर भी, कि हमारे पास आधा पाव के हैं, पाव पाव के हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वो जो कभी ना भारत ने माना। लेकिन अब की बार बिल्कुल क्लियर मैसेज दे दिया गया है कि इस आतंक जो न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में आतंकी हमले नहीं होंगे, आतंकी हमले नहीं करेंगे। तीसरा जो बहुत बड़ा मैसेज ये दे दिया गया है, जो बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो ये आतंक प्रस्त सरकार है और वो आतंकियों को एक माना जाएगा। अभी तक जो ये कहते थे, अपना पल्ला झाड़ लेते थे कि हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अब बिल्कुल ये सिद्ध हो गया है बात। जो अब जब इनके जो जब आतंकियों के जनाजे निकल रहे थे और उनके वो हो रही थी, तो सारे इनके लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, सब ऑफिसर वहां पे लाइन लगाए खड़े हुए थे। तो ये सिद्ध हो गया कि ये सब टेररिस्ट जो है, पहले भी कहता रहा भारत, लेकिन अब तो बिल्कुल प्रत्यक्ष हो गया है ये कि जितने भी टेररिस्ट हैं उनको पाला पोसा जाता है पाकिस्तान की सेना में से और आईएसआई से, क्योंकि पाकिस्तान की सेना डायरेक्ट युद्ध नहीं कर सकती भारत के साथ में, इसलिए इनको पालती पोसती रहती है। तो अब जो इनका ये जो बिजनेस था, ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब तो बिल्कुल एक मैसेज चला गया कि अगर कोई भी अंदर आया तो उसको खत्म कर दिया जाएगा। तो ये अभी रिलेवेंट हो गए। तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है कि जो कश्मीर के अंदर में जो वहाँ के लोगों ने अब की बार अपना एकता दिखाई और इनके अगेंस्ट नारे लगाए और सबने वो कैंडल मार्च किया, तो ये भी पता चल गया कि जो और जो थोड़े बहुत ओवरग्राउंड वर्कर थे उनका भी सफाया हो जाएगा। तो अब वहां पे कोई हिमाकत ये करेंगे नहीं, टेररिज्म की नहीं हो सकती, हम्म। क्योंकि सब फायदे से करते हैं। पहले इन्हें ये लगता था कि हाँ चलो आगे चले गए, इनका वो चल रहा था, भारत कुछ कहता नहीं था। अब इनको ये समझ आ गया है कि अगर कुछ ऐसा अटैक किया, तो जिस बार इनको देखिए बहुत सारा एक इकोनॉमिक लॉस भी हुआ है, जिसमें फौजें मोबिलाइज की हैं, उसमें इकोनॉमिक लॉस हुआ है। अभी सतलज का पानी भी, सारी सारी चीजों को इन टोटो देखना है, मतलब सबको इकट्ठा देखने की जरूरत है कि जो हमने पानी, सिंधु नदी का जो पानी बंद कर दिया, उससे भी इनका जो है बहुत डैमेज हुआ। तो अब पाकिस्तान को समझ में आ गया कि कोई भी हिमाकत की तो उसको बर्बाद हो जाएगा पाकिस्तान। और आज की तारीख में अगर ये गुहार ना लगाते युद्ध बंद करने के, तो 2-4 दिन में ऐसे निपट जाता पाकिस्तान। कारण उसका ये है कि देखिए, आज की तारीख में ऑफेंस से भी ज्यादा डिफेंस बहुत जरूरी है, और वो पाकिस्तान बिल्कुल, उनके एयर डिफेंस काम नहीं कर रहे, डिफेंस लेस है। कोई भी कहीं बिल्कुल खुला है, जहां जाके मारो, कोई रोकने वाला ही नहीं है, तो पाकिस्तान खत्म हो जाता। जबकि भारत का जो डिफेंस सिस्टम है वो बहुत, एयर डिफेंस बहुत जोरों का रहा है। 4-5 लेयर थी उसमें। S-400 था, हमारी पृथ्वी, अग्नि, ये जो पृथ्वी और ये आकाश मिसाइल थी, और जो एक D4 जो एंटी ड्रोन सिस्टम था, तो बहुत स्ट्रॉन्ग। और आज की तारीख में देखा जाए तो जो जो एयर डिफेंस, एयर ऑफेंस से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि आप पता नहीं हमला कब कर दे दुश्मन। जो अगर आप ऑफेंस करेंगे या कोई अटैक करेंगे किसी के ऊपर, तो अपनी तैयारी से करेंगे, लेकिन दुश्मन का तो कुछ पता नहीं चलता ना वो कब कर दे। तो इस तरह से जो हमारा जो एयर डिफेंस है, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस जो बनाया है, वो हम्म। बहुत ही एक मजबूत है। और उससे एक जो इनकी एक जो इन्होंने फतेह 2 मिसाइल भेजी थी और उसको मार गिराया गया, तो इससे जो अब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है, हमारे सारे जो हथियार हैं उनका बढ़ गया है। जो चाइना के हथियार थे इनकी, चाहे H-29 एयर डिफेंस सिस्टम था, उसको ले लीजिए, जो चाइनीज मिसाइल थी, वो सब बर्बाद दिया, सब बिल्कुल। जो JF-17 था, ये सब जो है कबाड़ बन गया है। कोई पाकिस्तान के पास में जो धमकी थी वो बेकार हो गई है। और अभी तो ये भी चल रहा है ना, रूमर चल रही है, कोई सत्यता नहीं है,
कि जो इनका किराना है जो बेस था उसके पास में भी कुछ लीक भी हुआ है, जिससे कि अमेरिका से एक मॉनिटरिंग एयरक्राफ्ट आया है और इजिप्ट से बोरोन आया है। बोरोन का हवाई जहाज आया, वो इसलिए आया कि बोरोन जो है न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो रेडिएशन इस तरह ऑब्जॉर्व की अभी करता है। कोई जी ऐसी सत्यता नहीं है, कोई भी ऑफिशियल लेकिन रिपोर्ट नहीं है। पाकिस्तान पाकिस्तान सर पूरी दुनिया में झूठ फैला रहा है कि हमने 2 घंटे में जो है वो जंग खत्म कर दी, हमने जो है दुनिया को बता दिया, पाकिस्तान को लेकर भारत में भ्रम था। ऐसे ऐसे झूठ फैलाए जा रहे हैं, जबकि मैंने जब रिसर्च की और डिजिटल मीडिया खंगाला तो यकीन नहीं करेंगे आप लोग कि वहां से ऐसे ऐसे वीडियोस मैंने देखे जिसमें पाकिस्तान की जनता वहां की सरकार और वहां की सेना को कोस रही है। वो कह रहे हैं कि हमारे सिर के ऊपर से आकर बम फट रहे हैं और ये जीत का जश्न मना रहे हैं। ये किस बात का जीत का जश्न मना रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है। ये कहते हैं हम करगिल जीत गए, ये कहते हैं अच्छा पाकिस्तान में ये भी बताया जाता है करगिल वो जीते हैं, पाकिस्तान में बताया जाता है 71 वो जीते हैं, पाकिस्तान में बताया जाता है 65 वो जीते हैं, पाकिस्तान में बताया जाता है 47-48 की लड़ाई उन्होंने जीती और कश्मीर कैप्चर कर लिया। कमाल का देश इससे है ये सिद्ध भी, हो जाता हमारी है कि जो हमारी पाकिस्तान किस्मत में है ऐसा वो पड़ोसी हैबिचुअल लिखा था। लायर है, बिल्कुल एकदम झूठ जी बोलता है, ये सिद्ध हो गया है। और इस तरह के जो इनके खुद ख्वाजा जो है डिफेंस मिनिस्टर, जब उन्होंने कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमने भारत के 5 एयरक्राफ्ट गिरा दिए, तो उनसे पूछा सबूत कि जी ये मैंने सोशल मीडिया पे देखा। और फिर उनके ही एक सांसद ने जो पाकिस्तान के, उनको लताड़ा कहा कि जब तुम कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते झूठ बोलने के लिए क्यों जाते हो। हाँ। तो इस तरह की जो है वो बिल्कुल बेहया जो कहते हैं ना, इस तरह का एक एटीट्यूड है। अब क्या कर सकता है उसमें, अभी एक्सपोज हो गया, अब उनकी बात की कोई कोई लेता नहीं है, फेस वैल्यू अंग्रेज नहीं गए है। तो गए सर, ये एक हमारे लिए एक नासूर, एक कैंसर टाइप से देश हमारे सिर पर छोड़ गए। पता नहीं इस पाकिस्तान का क्या करें, समझ में नहीं आता है। हालांकि इस बार तो इलाज बढ़िया किया, 5-6 साल शांत रहेगा, लेकिन उसके बाद भी फिर अगर मुनीर जैसा कोई आया जनरल तो फिर इस तरह की हिमाकत होगी। मैं नेवी कमांडर माफ कीजिए विजय वढेरा सर के पास जा रहा हूं। विजय वढेरा सर, भारत ने तो दिखा दिया, आज आदमपुर बेस कैंप भी चले गए प्रधानमंत्री, हमारे बेसिस इंटैक्ट हैं, हमारे हथियार इंटैक्ट, हमारे एयर डिफेंस इंटैक्ट, और प्रधानमंत्री का जो जवाब है पूरी दुनिया को कि न्यूक्लियर का ब्लैकमेल नहीं चलेगा। जैसे डोनाल्ड ट्रंप कल कह रहे थे दोनों देश न्यूक्लियर पावर हैं, कुछ भी हो सकता था। तो ये जो पूरी दुनिया को ब्लैकमेल कर रहा था, न्यूक्लियर बम धमाका हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, हम नहीं रहे तो पूरी दुनिया को नहीं छोड़ेंगे। आगे रक्षा मंत्री का बयान है, ऑफिशियल बयान, स्टेटमेंट है वहां की टीवी पर दिया हुआ कि हम नहीं रहे तो दुनिया का एक भी मुल्क नहीं बचेगा। वडेरा सर। जय हिंद। जय हिंद सर। देखिए, हर एक कैलेमिटी के पीछे एक अपॉर्चुनिटी होती है। मेरे ख्याल से इंडिया को ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि वंस एंड फॉर ऑल पाकिस्तान के जितने भी फैक्ट्री है, लाइव फैक्ट्री है, जो पिछले 5-6 डिकेड से हमेशा झूठ बोलते आ रहे हैं, उसको एक्सपोज करने के लिए। और हमने भी खुद लेसन्स लर्न किए हैं पिछले वॉर से कि जो भी हम करेंगे उसका हम वीडियो या डिजिटल प्रूफ लेके आएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा डिजिटल प्रूफ है कि जो अब ये तो अभी शुरुआत हुई है। जो आज के दिन प्राइम मिनिस्टर गए हैं वहाँ पर, जो उन्होंने बोला था ख़त्म कर दिए हैं, वहीं से आके वो हमारे जवानों का हौसला अफजाई करते हैं। तो ये तो एक स्टार्टिंग है। जब हमने उनको बोला कि आपके एक एक करके झूठ हम हर एक दिन उसको नेगेट करते जाएंगे, आज पहली शुरुआत है। तो ये एक हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, जब हमको जो हम ऑलरेडी ले रहे हैं एक्शन, कि हमको पूरी दुनिया को बताना है कि एनफ इज़ एनफ। हर एक चीज़ की हद होती है, लिमिट होती है। आई थिंक वी हैव रीच्ड अबाउट दैट पॉइंट। इट्स हाई टाइम दैट वी इन्फॉर्म दैम एंड वी आर डूइंग दैट सिस्टमेटिकली। यू सी, हमारी जो मिलिट्री ऑफिसर्स की ब्रीफिंग हो रही थी शुरू से, एवरी डे, फिर हमारी DGMOs की जो ब्रीफिंग हुई हैं, उनमें हर एक चीज़ in a systematic manner, in a coordinated manner, we have explained the way the war has, so-called war has progressed and how we have achieved our aim. So हमारा जो aim था, जो हमने सिद्ध किया था 21 अप्रैल के बाद, 22 अप्रैल के बाद, कि हमको टेररिस्ट के हाइडआउट्स इन देयर टेरिटरी डीप इनसाइड, उनको हमने नष्ट कर रहे हैं। प्लस हमने एक मैसेज देना है उनके, जो जहाँ से टेररिस्ट
ऑपरेट करते हैं कि उनको हम जड़ से उखाड़ देंगे। तो आई थिंक हमने एक बहुत बड़ा जो हमने एम है वो हमने अचीव किया है। हमने आई थिंक एम से ज़्यादा अचीव किया है। अभी भी हमारे दूर ऑन है, ये ख़त्म नहीं हुआ है, ये सिर्फ होल्ड पे किया गया है। हमारी जो नेवी की फ्लीट है वो फुली अलर्ट है, रेड अलर्ट में है। कभी भी अगर पाकिस्तान कुछ मिस एडवेंचर करता है तो जैसे कि हमारे डीजीएनओ ने बोला था कि पाकिस्तान नोज व्हाट दे आर गोइंग टू गेट इट, okay, with our nuclear arsenal on board, our nuclear submarines and our aircraft carrier fully with a, with a fleet and all. So that is the next thing which will happen if at all the Pakistan dares dares do any misadventure. So this is the one thing which I think we have achieved a lot. My only thing is that this is also war. A lot of our youngsters who have never seen 71 war, they have only heard it, and they are not used to this kind of a atmosphere all of a sudden where everybody is on red alert, the civil defense system has been activated. Now is the time when we should maintain this tempo Exactly. by way of ensuring that all our students and college students, school हमें students, ये and बिल्कुल सही बात है वडेरा सर, आई एग्री विद यू। हमें ये पेनिट्रेशन, हमें ये एक्शन जारी रखना होगा। जैसे कि प्रधानमंत्री ने आज कंफर्म भी किया है कि आगे कोई भी ऐसी घटना होती है तो भारत की तरफ से फौरन रिटेलिएशन होगा। भारत फिर इंतजार नहीं करेगा। हम आपके बेस कैंप्स को, टेररिंग कैंप्स को, टेरर कैंप्स को तुरंत वहां से साफ करेंगे, टर्मिनेट करेंगे और एक्शन शुरू हो जाएगा। इसके लिए भारत किसी के परमिशन नहीं चाहिए होगा और भारत तुरंत एक्शन लेगा। मैं रविंद्र सचदेव सर के पास जा रहा हूं। रविंद्र सचदेव, जैसे कि दोनों हमारे जो गेस्ट हैं बहुत ही सीनियर ऑफिशियल रहे हैं आर्मी में और नेवी में, उन्होंने एक बात कही कि भाई सेना ने अपना जो है काम कर दिखाया, उनका काम पूरा हुआ। लेकिन अब यहां से होती है फेज 2 की शुरुआत, या फेज 3 कह लें। फेज 1 वो था जब पहलगाम और उसके बाद का एस्केलेशन था। फेज 2 हमने दोनों तरफ से वार पलटवार देख लिया, और फेज 3 अब है पाकिस्तान का फेक नैरेटिव, पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा और पाकिस्तान का फेक इंफॉर्मेशन वॉर। और जैसा कि आप जानते हैं पाकिस्तान इसमें महारत हासिल रखता है। फेक इंफॉर्मेशन कैसे फैलाया जाए, सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा कैसे डाला जाए, कैसे मिस इंफॉर्मेशन के जरिए पूरी दुनिया को मिसगाइड किया जाए, इसके लिए पाकिस्तान पूरी दुनिया को ख्यात है। वो टेररिज्म के लिए है लेकिन इस चीज़ के लिए भी है। और इसका मुकाबला अब कैसे होगा रॉबिन सर? और इसका असर दिख रहा है। इंडिया में भी कई लोग हैं जो पाकिस्तान के फेक नैरेटिव के में शामिल है, जो ये कह रहे हैं कि सीज फायर किसी प्रेशर में किया गया, जबकि बहुत कम लोगों को यह पता है कि हमने पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छा डेंट किया है और एक बड़ा डेटरेंस क्रिएट किया है। रॉबिन सर। थैंक यू सो मच, प्लेजर आपके साथ पैनल। विवेक, देखिए, आई मीन नो डाउट देयर आर क्वेश्चंस इन द कंट्री कि ये सीज फायर इमीडिएट इतनी जल्दी कैसे हो गया। ये भी क्वेश्चंस हैं कि जब इंडिया का इतना मोमेंटम था तो इंडिया ने 2-4 दिन आगे बढ़ करके पीओके के ऊपर कब्जा कर लिया, या लाहौर, इस्लामाबाद, या जो भी, क्यों नहीं हमने पाकिस्तान को एक फाइनल हिट मारा। ये क्वेश्चंस हैं इस समय हर जगह हैं। बट मेरे विचार से हम जब अभी रुके हैं जिस पॉइंट पे सीज फायर हमने देखी, आई थिंक ये वाइज डिसीजन है। हमने जो अपना ऑब्जेक्टिव था वो अचीव कर लिया है। आई वुड थिंक पाकिस्तान का, देखिए, अव्वल तो हमने आतंक के काफी गढ़ों को मारा है बुरी तरह से, बट अगेन आई डोंट थिंक कि इसके कारण हम कह सकते हैं कि आतंक पाकिस्तान से हमेशा के लिए हट गया। नहीं, आप कह रहे हैं कि 4-5 साल में वापस होगा, 4-5 महीने में दोबारा हो सकता है, बट एनीवे हमने आतंक की फैक्ट्री, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बड़ा झटका ही नहीं, मतलब एलिमिनेशन किया है। वन, सेकेंडली हमने पहली बार इनकी आर्मी के इंस्टॉलेशंस पे अटैक करा है, क्लियर कट, इनकी स्ट्रेटेजिक फैसिलिटीज पे, राइट, इनकी एयर बेसिस पे। तो वो हमने मिलिट्री टारगेट्स को भी करा है। तो ये दोनों बहुत, आई थिंक, डिसिसिव हमने एक्शंस और विंस अचीव करी है, जो कि सब्सटैंशियल है मेरे विचार से। एक चीज जो हो रही है, नॉर्मली आपको पता है मैं कभी डोमेस्टिक अफेयर्स पे कमेंट नहीं करता हूँ जनरली, राइट, क्योंकि मेरा जो ज्यादा थोड़ा बहुत अंदाजा है फॉरेन अफेयर्स में रखता हूँ मैं।
बट ये भी हुआ है मेरे ख्याल से कि हमारे देश के अंदर एक्सपेक्टेशन शायद ऐसी बढ़ गई थी या है अभी भी, कि ये सोचते हैं हम कि एक दिन में हम पीओके ले लेंगे। अब मैं ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से अपने जनरल्स एंड आर्मी नेवी कमांडर्स के लिए छोड़ते हैं कि फाइन हम ले सकते हैं बट एट व्हाट कॉस्ट में। तो हमारे यहाँ ये जो एक्सपेक्टेशन, अभी जब बात हो रही थी ना, हमारे यूथ ने 71 की वॉर नहीं देखी तो अच्छा है, यस ये जो ड्रिल हुई अच्छा हुआ, ये जो मॉक सिक्योरिटी, ये एक नेशनल कैरेक्टर बनाता है, एक वननेस बनाता है देश का। ओके, ये उस एंगल से अच्छा है। बट यही जो जनरेशन है शायद, या कोई और भी जनरेशन हैं, ये शायद ये सोचते हैं, पार्डन मी, कि ये एक कोई वीडियो गेम है, हम तो एक दिन में मतलब पाकिस्तान को पूरा लपेट लेंगे। 2020 क्रिकेट 2 घंटे में हाँ खत्म। हाँ, या कि 2020 क्रिकेट है कि कर लेंगे। तो वॉर आई वुड थिंक, नॉट टू से कि वॉर में नहीं करनी चाहिए, जब जरूरत पड़े बिल्कुल करेंगे ना। हम 100 या 1000 million% श्योर दैट आर brave soldiers, leaders like on this panel, strategists, smart people, we will absolutely prevail in a war. But there's a huge cost to a war. और कोई भी वॉर शुरू होती है, आप इसराइल देख लीजिए, गाजा, इसराइल वर्ल्ड की अमेरिकन बिलियंस ऑफ डॉलर्स, अमेरिकन वेपन्स, इजरायली वेपन्स, सबसे टॉप टेक्नोलॉजीज, 20/20, 20 किलोमीटर बाय 20 किलोमीटर का गाजा स्ट्रिप है, उसको नहीं इसराइल कब्जा कर पाया, 2 साल से लगा पड़ा। और इसराइल के अंदर की हालत देखिए, अब इसराइल के अंदर कुछ डिविजन हो गई बहुत बड़ी। सो एनीवे, सो दैट्स द कॉस्ट ऑफ वॉर। तो मेरे विचार से हमने जो अपना ऑब्जेक्टिव था इस समय, वो प्रॉपरली अचीव कर लिया। और हम शायद एक इस पड़ाव पे आ गए थे कि इस पड़ाव से हम अगर आगे जा सकते थे, डेफिनेटली यस आई वुड थिंक, आई डोंट नो बट आई वुड थिंक आवर पॉलिटिकल एंड मिलिट्री लीडरशिप वुड हैव डिसाइडेड, हम इससे अगर आगे जाते तो युद्ध और ऑफ कोर्स भीषण होता, और हम पे कॉस्ट भी आती, और कह नहीं सकते किस करवट, नॉट किस करवट जाती, बट कॉस्ट आती। चलिए वो कॉस्ट भी लेते, बट आई थिंक इट्स वाइज इस समय हमें लार्जर ऑब्जेक्टिव जो है हमारा इज परहैप्स, इफ नॉट चाइना, लार्जर ऑब्जेक्टिव इज हमें अपने देश की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बढ़ानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, R&D बढ़ानी है, जॉब्स बढ़ानी है, वेपन सिस्टम्स हमें खुद इंडिजिनस और करने हैं। और बाय द वे, इस वॉर से मेरे ख्याल से एक नया सुपरस्टार पैदा हुआ है। जैसे इराक वॉर जो पहली हुई थी 1990 में, तो स्कड मिसाइल्स बड़े चर्चा में आए थे, अमेरिकन स्कड मिसाइल्स, दुनिया भर में स्कड मिसाइल्स की बहुत बिजनेस बढ़ा था उससे। अभी आप रिसेंट लीजिए यूक्रेन वॉर, यूक्रेन में टर्की के बेरदकार ड्रोन्स, याद है शुरू के 6-9 महीने बख्तियार भी कहते हैं उसे, बड़ा लोकल लैंग्वेज में बख्तियार ड्रोन। हाँ, या विचेवर। तो इनकी इतनी ज्यादा मार्केट भी बढ़ी इस वॉर में हमारी जो थी। इसमें एक तो हमारे ब्रह्मोस ने एक्सेप्शनल परफॉर्म किया, दिखता जो हमें है। ब्रह्मोस ऑलरेडी दुनिया में जाना माना जाता है, ऑलरेडी हमारे ब्रह्मोस की एक्सपोर्ट मार्केट भी है, तो उसकी तो ऑलरेडी धाक जमी हुई थी और जम गई। मेरे विचार से इस वॉर में जो नया सुपरस्टार पैदा हुआ, हमारी एयर डिफेंस पैदा हुई। और एयर डिफेंस में भी हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए जो हमारे इंडिजिनस मेड इन इंडिया हैं। देखिए, एयर डिफेंस में हमारी कुछ है दूसरे देशों के भी लिए हुए सिस्टम्स हैं, बट कुछ सिस्टम्स हैं जो हमने इंडिजिनस डेवलप्ड है, राइट, लाइक आकाश, QRSAM, MRSAM एक्सेट्रा। इनमें से हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए कि किसको हम नंबर 1 पे विजिबिलिटी दुनिया में बातें करें, हम मीडिया में बात करें, हम उसका डंका पीटे। अच्छा करा है हमारे एयर डिफेंस से। प्राइम मिनिस्टर भी आज सुबह एयरबेस में गए थे, तो यही कहते हैं हमारी एयर डिफेंस। और अभी भी मेगा से आप हमारे पुलिस कह रहे थे, मोर देन एयर ऑफेंस करेंगे तो ठीक है, पर जब एयर डिफेंस इज इवन बेटर देन मे बी एयर ऑफेंस की, अपने को पूरा एक सुरक्षा आयरन से बचा के रखो। तो हमारी एयर डिफेंस की ये एक सक्सेस स्टोरी है, इस स्टोरी को हमें लीवरेज करना चाहिए। और जो हमारा इनमें से सिस्टम, आई थिंक MR या QRSAM, किसी कल मेरी बात होती है एयर मार्शल आई थिंक श्रीवास्तव से, okay, and he was heading Bharat Dynamics or associate with them. I was asking him this very thing, कि which one, तो we can think, identify one, और उसको स्पेसिफिक नाम से हमें ज्यादा चर्चा करना चाहिए मीडिया में, ताकि दुनिया को पता चले वो है, और उसके चलते हमारे उस आइटम का डिफेंस एक्सपोर्ट्स की थाक बढ़े। So that's one thing I would say. So I mean, let us see ahead. Honestly, we've achieved, I think, what we set out to, heavily achieve हमने कर लिया है, बट आई डोंट थिंक वी कैन रूल आउट कि कोई और आतंकी अटैक जल्दी या निकट भविष्य में नहीं होगा। वी अनफॉर्चुनेटली कैन नॉट रूल इट आउट।
फिर हम करेंगे, फिर देखते हैं क्या किस हद तक हम जाते हैं। बट ये है कि अब हमारा डॉक्ट्रिन बदल गया है। हम्म। हमारा डॉक्ट्रिन क्लियरली अब ये है, टिट फॉर टैट। बिल्कुल। और बाय द वे ये भाषा, ट्रम्प की भी चर्चा आएगी शायद, ये भाषा ट्रम्प और उसकी टीम्स अच्छे से जानते हैं कि आपने मुझे हिट किया तो मैं आपको हिट करूंगा। तो इंडिया ने बहुत क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया है। हाँ, वो अब कि भाई हम पर टेरर अटैक हो गया तो हम आतंकियों के पीछे पड़े हैं, हाँ जी, हमें one on पता है one। आतंकी कहां से आ रहे हैं, तो हम डायरेक्ट उस पर एक्शन लेंगे। ये अब नीति जो है वो चेंज हो रही है। और जो बात आपने कही, मैं इस बात को कई बार डिस्कस कर चुका हूं पैनल पे, शायद रॉबिन सर इस बार इस पूरे जो ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ है इसमें आपसे पहली बार बातचीत हो रही है इस टॉपिक पर। मैंने कई बार कहा इस बात को कि भारत इस वक्त एक इमर्जिंग मार्केट है। भारत इस वक्त एक दुनिया का सबसे फेवरेट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है। और चाइना से जो आप अगर कंपेयर करें तो चाइना के मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को अगर कोई चैलेंज कर सकता है पूरे वर्ल्ड में, तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत कर सकता है। और ये बात रॉबिन सर और बाकी मेरे डेजिग्नेटेड जितने गेस्ट हैं, पैनलिस्ट हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं, ये बात मैंने कई बार कही। पहलगाम हमले के दूसरे दिन मैंने कह दिया कि इसमें कहीं ना कहीं मुझे ये चीन के कॉन्स्पिरेसी की जो है वो बू आती है, क्योंकि पूरे इस सिनारियो को आप देखें तो ये सब कुछ शुरू हुआ आफ्टर चाइना और अमेरिका के कॉन्फ्लिक्ट के बीच में। उन दोनों के बीच में टैरिफ वॉर को जब एस्केलेशन मिला, तो टैरिफ वॉर एस्केलेशन से चाइनीज इन्वेस्टमेंट जो है वो धीरे धीरे घटने लगा। और खबर ये आई कि बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स इंक्लूडिंग टेस्ला एंड एप्पल वो मूव करना चाहते हैं, इंडिया आना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और एलन मस्क की मुलाकात भी हुई थी। तो चीन ने कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की कोशिश की, एक ऐसी स्थिति बनाई जिसमें भारत और पाकिस्तान उलझे। इसके 90% चांसेस हो सकते हैं, इससे कम नहीं हो सकते हैं। मैं इस बात को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट हूं, पहली बात। दूसरी बात आपने कही कि चाइना के हथियार बुरी तरह से एक्सपोज हो गए। चाइनीज इंडस्ट्री जो 5.9% मार्केट जो है हथियार मार्केट, उसमें अपनी अपनी जो है वो रखता है, हिस्सेदारी रखता है वहां पर। और आप देखेंगे, अगर आप उसको ले लीजिए पाकिस्तान को, अभी मैं एक रिसर्च देख रहा था, 81% हथियार चाइनीज हैं जो बुरी तरीके से एक्सपोज हुए हैं इस वॉर में। तो भारत की जीत तो इस लिहाज से भी है, बहुत कम लोग देख पा रहे हैं, जैसे मैं देख पा रहा हूं और जैसे मेरे को पैनलिस्ट देख पा रहे हैं। मैं आप लोगों का ध्यान भी इधर लाना चाहूंगा कि हमने चाइना के डिफेंस इंडस्ट्री को बहुत बुरी तरीके से चोट किया, जो इंडिजिनस हथियारों, भारतीय हथियारों के लिए और भारत के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए बहुत बड़ी खबर है, जिसको हम बहुत कमतर लेकर चल रहे हैं। हमारी ये डबल विक्ट्री है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान को आपने मारा, हिट किया, अच्छा है, लेकिन इससे मिला क्या? पाकिस्तान को मारा, आतंकवाद को जवाब दिया, और चाइना के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हमने ध्वस्त कर दिया, धूल चटा दिया। चाहे वो HQ-9 हो, चाहे वो PL-15 मिसाइल हो, एयर टू एयर मिसाइल, चाहे वो HQ-9 डिफेंस हो जो S-300 का प्योर कॉपी वर्जन है। तो हमने तो एक तीर से कई निशाने साधे हैं, लेकिन कई लोगों की नजरें यहां तक नहीं जाती हैं। कुछ लोग PUBG गेम की तरह सोचते हैं कि भाई आपका अवतार गेम में मर जाता है तो वो दोबारा जिंदा हो जाता है, तो इस वॉर को अभी खत्म कर दो। इट्स नॉट लाइक अ वीडियो गेम, इट्स अ सीरियस वॉर सिचुएशन। बंसल सर का एक रिएक्शन चाहेंगे, उसके बाद वडेल सर आपके पास आ रहा हूं मैं। बंसल सर। विवेक, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये मिस्टर रविंद्र जी की प्रशंसा करना इसलिए चाहता हूं कि इन्होंने बहुत ही एक बैलेंस और बड़ा अच्छा जो एक व्यू दिया है अपना, और खास करके इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए कि भारत एक उभरती इकोनॉमी है और कोई भी युद्ध हो तो इकोनॉमी, उसमें कितना भी बड़ा कंट्री हो उसकी इकोनॉमी चली जाती है। और दूसरा आपने कहा है डबल विक्ट्री है कि उनका मार्केट खत्म हो जाएगा चाइना का, वो डबल नहीं ट्रिपल विक्ट्री है, मार्केट भी खत्म होएगा और जो चाइना का जो उनके जो हथियार हैं उसमें एक उनका डिमोरलाइजेशन हो जाएगा अपने लिए। चाइना को ये लगेगा कि वो आगे, क्योंकि चाइना भी तो हमारा एडवर्सरी है, तो उसको भी ये मैसेज चला गया है और पाकिस्तान को भी चला गया है कि हाँ भारत के पास में कैसे हथियार हैं, इनके पास जो है बिल्कुल कैसे हथियार है। और रहा बात ये, देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत सारी बातें की हैं। एक बात उन्होंने ये भी कही कि मानता हूँ ये युग जो है युद्ध का नहीं है, लेकिन ये भी मानना होगा कि ये युग जो है टेररिज्म का भी नहीं है। मतलब वो जो इन्होंने इस समय फोकस जो था भारत का पूरा ये था कि हम टेररिज्म को एक उद्देश्य लेके चले थे, और वो उद्देश्य पूरा हो गया जब वो टारगेट, तो आगे जो क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो पूरे वर्ल्ड में हर प्लेटफॉर्म पे ये कहते रहे कि कोई भी मसला जो है वो
जो है वो युद्ध से नहीं समझा जा सकता, वो डिप्लोमेसी और जो डायलॉग से हो सकता है। अब जो ये तो मसला टेररिस्ट का था, टेररिस्ट के लिए बात जो जब भी कभी बात होती थी तो चाइना ने, जो हिंदुस्तान ने यही कहा, भारत ने, इंडिया ने, कि टेरर एंड टॉक कैन नॉट गो टुगेदर। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी वो बोल दी बात कि टेरर एंड टॉक कैन नॉट गो टुगेदर, टेरर एंड ट्रेड कैन नॉट गो टुगेदर। तो वो क्लियर हो गया बिल्कुल। इससे ज्यादा युद्ध को करने से उससे बड़ा उसका कुछ पता नहीं चलता कहाँ लेके चला जाए। और जहां तक रही बात ये आपकी कि भाई पाकिस्तान जो है वो झूठ फैलाता है या भारत ने उसको एक्सपोज किया, भारत ने तो एक्सपोज किया ही है, पर लेकिन तो सारी दुनिया ही जानती है कि पाकिस्तान कितना झूठा है, कितनी झूठ बोलता है। अब झूठ बोलने में जो 2011 में ओसामा बिन लादेन जो उसको भी बोलते थे है ही नहीं, है ही नहीं, वो एक प्रमाण मिल गया ये जो है अमेरिका को भी कि वहीं पे था वो। और रही बात इसकी कि न्यूक्लियर ब्लफ जो बोलते रहे ये कि भाई इन्होंने कहा कि हम नहीं तो, जो आपने कहा था अभी कि हम नहीं तो कोई भी नहीं, और ये न्यूक्लियर ब्लफ बोलते थे। ये न्यूक्लियर तो कोई भी बोल देता है यार, मतलब हर एक कंट्री इसको बता देते हैं। और ये भी एक डॉक्ट्राइन ठीक नहीं है कहना कि जी 2 न्यूक्लियर पावर है। अभी अगर आप रशिया की बात ले लिए तो रशिया में भी कई बार शुरू शुरू में 3 साढ़े 3 साल से युद्ध चल रहा है, ये कहा गया अगर रशिया नहीं तो हाँ कोई भी नहीं रहेगा। और जहां तक रशिया की सवाल है कि वहां पर उस एरिया में भी देखा जाए तो वहां पे भी एक तरह से जो 2 न्यूक्लियर पावर का हो रहा, 2 न्यूक्लियर का पावर का मतलब पहले तो सरेआम जो नेटो में अमेरिका भी था उसको न्यूक्लियर पावर है। अगर नेटो से अभी अमेरिका का इतना सपोर्ट नहीं है तो जो वहां पर यूके और फ्रांस है, इन्होंने अपनी जो है वो जो अपनी जो मिसाइल्स हैं न्यूक्लियर मिसाइल उनको तैनात कर दिया था। तो वहां पे भी तो इस तरह की स्थिति है। तो ये सब जो पोस्चर्स हैं, और जो जो जब अगर आप कोई जो न्यूक्लियर वॉरहेड इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब मैड म्यूचुअली असिस्टेड डिस्ट्रक्शन। तो म्यूचुअली असिस्टेड और एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन कोई आदमी बिल्कुल जिंदा ही नहीं रहना चाहता तो वो करेगा। अगर किसी को ये लगा पता कि भाई हाँ मैं भी मरने वाला, तो वो नहीं करेगा इस बात को। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी कंट्री एक डेटरेंट है, हो गया 1945 में हो गया। अब अगर कोई ये सोच के करता है तो बिल्कुल वो पागलपन है। वो जो है उसको जो बिल्कुल अपने आप को, क्योंकि अब सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी हमारी इतनी स्ट्रांग है कि पाकिस्तान कहीं ठहर नहीं सकता, उसका नक्शे से निशान मिट जाएगा। जी। हमारे पास में जो लैंड, एयर और जो समुद्र, तीनों से है। और समुद्र में हमारी 2 पनडुब्बियां हैं, एक अरिहंत है और जो INH। तो इस प्रकार से देखते हुए पाकिस्तान को भी ये बहुत समझ में आता है। वो ऊपर से कुछ भी कहते रहो, उनको भी अपनी जान प्यारी है। उनके जनरल्स जो हैं वो लग्जरियस जगह में रहते हैं। उनको ये पता है कि अगर कुछ ऐसा एक बार किया तो ये एक ब्लफ था या ये डरावना था, जिसको अभी उसको पर्दाफाश हो गया है और अब आतंकियों को मैसेज मिल गया है। और मुझे नहीं लगता कि अभी आतंकी जो है इधर देखेंगे, क्योंकि उन्हें बहुत कॉस्ट हर तरह से डैमेज लग गया। उनको जो है मिलिट्रीली उन्हें एक्सपोज हो गए, डैमेज, आतंकी मारे गए। और तीसरा जो उनको फाइनेंशियल जो उनको जो हुआ है और उनका जो एक्सपोजर हुआ है। और अगर ये बात भी सच निकल जाती है जिसकी रूमर चल रही है अभी कि उनका रेडिएशन लीक हो गया, तो वो बिल्कुल बर्बादी हो जाएंगे। हालांकि उसका भी कोई पुष्टि नहीं हुआ है, ना तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी ने पुष्टि की है, ना किसी जो है उन्होंने पाकिस्तान ने किया, ना अमेरिका ने। लेकिन ये बहुत स्ट्रांगली चल रहा है, 2-3 चीज जिनसे चल रहा है। तो कोई धुआं निकलता है तो थोड़ी बहुत आग हो सकती है, क्योंकि ये कहा गया है कि वहां से जो बोरोन आया है, जो मिस्र से, वहां की जो नीले वैली या नीले जो उनकी नील नदी है वहां पे बोरोन निकलता है। तो वो इजिप्ट से आया है। तो इन सब बातों को देखते हुए अभी जो पाकिस्तान को, और एक सलाह हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनको भी दी है कि अगर पाकिस्तान जो है अभी खाद पानी देना बंद कर दे टेररिस्ट को, अगर ये खाद पानी देता रहा तो नुकसान पाकिस्तान का, बर्बाद हो जाएगा पाकिस्तान। तो इनको एक बहुत अच्छी सलाह है जो कि पाकिस्तान को माननी चाहिए। और पाकिस्तान की आर्मी तो कभी मानेगी, वो इसलिए नहीं मानेगी कि उनका जो बिजनेस है, जो उनकी दुकान है, वो ये टेररिस्ट के ऊपर ही चल रही है। तो भारत का डर दिखा के वो पूरी जो वहाँ की इकोनॉमी, जो वहाँ का GDP है उसका हिस्सा ले लेती है, जो बाहर से पैसा मिलता है वो ले लेती है, अपने बिजनेस चलाती है, करप्शन है पूरे कंट्रोल करती है। अब जो पाकिस्तान जो है कि उसकी जो आर्मी एक्सपोज हो गई और जनता भी में भी हिम्मत आ गई है अभी कि इनको चैलेंज करने के लिए। क्योंकि जब इसको इमरान खान को जेल में डाला था उस समय जो विद्रोह हुआ था, एक और कमांडर के घर में घुस के मारा, वहां उनको ब्रिज तक कर दिया। तो अब जो पाकिस्तान की जो सेना है वो एक्सपोज हो गई है। और ये तो बिल्कुल जी, अच्छा ये तो मौका बहुत है कि पहले इन्होंने ये सर जब पाकिस्तान का एयर डिफेंस टूटा उसी समय एक्सपोज हो गए थे। मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूं, जो लोग ये कह रहे हैं कि भारत ने क्या हासिल किया, भारत ने क्या अचीव किया, सीज फायर क्यों बीच में रोक दिया, वो सज्जन मुझे बस मेरे एक सवाल का जवाब दे दें, मैं फिर सवाल पूछना ही बंद कर दूंगा।
क्या कोई ऐसा मुल्क है जिसने परमाणु शक्ति संपन्न देश पर घुसकर हमला किया हो? कोई एक ऐसा मुल्क, चाहे वो इसराइल हो, चाहे वो यूएस हो। यूएस भी ईरान पर हमला करने से अभी 100 बार पहले सोच रहा सही है। सवाल है आपका, बहुत अच्छा सवाल है। इनके कौन सा मिनिस्टर ऐसा देश है पूरी दुनिया में इंक्लूडिंग अमेरिका जो सबसे शक्तिशाली है, वो भी ईरान पर अटैक करने से पहले 100 बार सोच रहा है, अभी तक नहीं कर पाया है। चीन ताइवान पर अटैक नहीं कर पाया है। हमारी तो मजबूरी थी क्योंकि हम आतंकवाद को अब नहीं झेल सकते थे, इसलिए हमने परमाणु शक्ति संपन्न देश के घर में घुसकर मारा, वो भी वो कंट्री। मेरे साथ कर्नल इंद्रजीत सिंह भी जुड़ गए हैं। सर, आपका भी स्वागत है। वो भी वो देश जिसने परमाणु हथियारों के नो फर्स्ट यूज को साइन नहीं किया है, यानी वो अपना परमाणु हथियार कभी भी चला सकता है, जबकि भारत ने तो नो फर्स्ट यूज साइन किया हुआ है कि हम पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन हम इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो आखिरी होगा। मैं वडेरा सर का एक रिएक्शन चाहूंगा, उसके बाद में इंद्रजीत सर आपके और रॉबिन सर आपके पास आ रहा हूं। वडेरा सर, देखिए, जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, जो पाकिस्तान का एम था, जो पहलगाम जो उन्होंने काम किया है 22 अप्रैल को, और क्योंकि हमारी इकोनॉमी बढ़ रही थी, श्रीनगर में टूरिस्ट आ रहे थे, जब आर्टिकल 370 निकला तो लॉट ऑफ प्रोग्रेस वाज टेकिंग प्लेस। So they wanted, they were obviously they were not liking it. So they had to do something to put a stop check on this rising tourism and economy in this thing. So that was one of their target. Ki after that, the tourists will not come and all. So that I think that was their aim. Now, as far as we are concerned, I think right from the beginning, Prime Minister has been insisting on Atmanirbhar Bharat. So we have, from the day one after the present government took over, I think that was a mantra, and all the three services have progressed very well in achieving the self-reliance, be it Navy, Army, and Air Force. Especially the Navy. Why we have gone in for nuclear-powered submarines with ICBMs, our own this thing, because that is a strategic weapon, a strategic platform, which is always used for as a deterrent. So and we are in the progress of making a few more. So you can imagine once we are finished with 4 or 6 ICBM capable nuclear submarines, it will, anyone who will think 10 times before doing any misadventure. So that is one factor which has also because of which we have managed to even blockade Karachi. Most of their ships and platform were restricted inside the harbor and close to the coast. They did not come out because they knew that we have a cadet task force and accompanied by the nuclear submarines who are ready to strike in case they do any misadventure. So the deterrence is the best form of preventing a all-out war, which has gone in our favor, and we continue doing so. In addition, this particular thing, I always maintain कि you must find an opportunity. जी सर, एक बड़ी खबर आ रही है। मैं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि डेटरेंस का वार होता है, लेकिन पाकिस्तान ने इसको टेररिज्म का जो हथियार है वो बना के रखा है, इसके आड़ में टेररिज्म फैलाता है। बड़ी खबर आ रही है, कल 11 बजे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक होने वाली। पीएम मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कुछ और बड़े फैसले हो सकते हैं, कुछ और सिक्योरिटी मेजर्स लिए जा सकते हैं। माना यह भी जा रहा है कि सूत्र ये बता रहे हैं S-400 जो है रूस से और मंगाए जाने की जरूरत बताई जा रही है, और सरकार इस पर विचार कर रही है कि रूस से और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम क्या लिया जाना चाहिए, या रूस से सरकार संपर्क में। यह भी खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है। लेकिन बड़ी बात जो लगातार इस डिस्कशन में, डिबेट में, मैं कर्नल इंद्रजीत सर आपका रिएक्शन चाहूंगा इससे। एक जो बात आ रही है वो ये आ रही है कि पाकिस्तान ने कुछ बड़ा गड़बड़ कर दिया है निश्चित तौर पे, और जो किराना हिल्स है उसके नीचे कुछ धमाके हुए। क्या हुआ? लगातार अर्थक्वेक आए हैं उस इलाके में 26 तारीख के बाद से, और आज भी और कल भी वहां पर अर्थक्वेक आए हैं। इसके अलावा जो अमेरिका है उसका जो रेडिएशन डिटेक्ट करने वाला एक विमान, पर्टिकुलर विमान जो इस तरह के रेडिएशन को डिटेक्ट करता है, उसको ठीक करता है, प्लस बोरोन मंगाए जाने की खबर है। क्या चल रहा है ये सब पाकिस्तान के अंदर?
देखिए, पाकिस्तान का वैसे तो जहाँ देखो तहाँ प्रोपोगंडा रहता है, तो शुरू में तो ये भी लग रहा था कि ये प्रोपोगंडा हो सकता है, मगर जिस तरह से वहाँ ये विमान, अमेरिका का विमान आया है और जो इन्होंने ये केमिकल्स मंगाया है, जो इस तरह का अगर कोई लीकेज होता है तो उसके ऊपर ये लेयर बना लेता है, तो लेयर बना लेता है, मगर एक इसकी भी लेयर की कोई एक क्षमता, एक सीमा होती है, वहाँ तक ये उसको कवर करता है। तो ये जब ये चीज़ें आई है तो इससे डाउट होता है कि कहीं ना कहीं इन्होंने अपने जो परमाणु उसमें घुस के इन्होंने कुछ ना कुछ कोशिश की है। अब मैं आपको बताऊं कि जब इन्होंने बनाए थे, बहुत पहले बना लिए थे, जिन्होंने बनाए थे, जो टेक्नोलॉजी थी जिनके पास, जो इसकी जानकार थे, वो आज की तारीख में पाकिस्तान में कोई बचे नहीं है। और अपने पीछे वो जो कहते हैं ना कि एक टीम वर्क, जो टीम होती है हर एक उसकी, तो इसकी जो परमाणु जहाँ पर इनका पूरा शस्त्र है, इसका जो टीम थी वो शायद मेरा ख्याल इन्होंने 2 सेकंड लेयर की जो टीम होती है वो तैयार नहीं की है। तो इन्होंने जो उसको कहीं ना कहीं इसके जो लास्ट में उसके साथ कुछ छेड़छाड़ जरूर करी है। ये तो कुछ कर रहे थे, कर नहीं पाए, बम फट गया, पता नहीं क्या हुआ, क्या रेडिएशन हो गया, क्योंकि अमेरिका B-350 AMS जो विमान है वो वहां पर मौजूद है, निश्चित तौर जो पे, खबर है। जी कर्नल साहब। हाँ, निश्चित तौर पे ये इसका यही चीज इसी एक अंदेशा लगाया जा सकता है कि इन्होंने कुछ ना कुछ उसमें किया है और उससे इनसे कोई ऐसी बड़ी भूल या ऐसी कोई गलती हुई है जो इनसे संभाली नहीं गई। जब संभाली नहीं गई है तब फिर इन्होंने अमेरिका से भी संपर्क किया है, मिस्र से भी संपर्क किया है, और भी जहां भी है इन्होंने संपर्क किया है, क्योंकि इन्हें मालूम है कि अगर उसका कोई प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ती है तो उसका नुकसान भी पाकिस्तान को ही उठाना पड़ेगा। फिर इन्होंने एक ब्लेम हमारे भारत के ऊपर और डालना चाहा। इन्होंने पहले तो जो प्रोपोगंडा फैलाया, इन्होंने ये कहा है कि भारत ने हमारे जो परमाणु ठिकाने हैं वहां पर इन्होंने यहां पर मिसाइल दागी है, उससे ये प्रॉब्लम खड़ी हुई है। मगर हमारे प्रधानमंत्री ने और हमारे सेना अध्यक्षों ने इस बात को बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि हमने ऐसा कोई जो है ना मिसाइल नहीं दागा है जो ये कर रहे होंगे कुछ कारगुजारी, इनसे हो गई गलती तो कह रहे हैं भाई हमारे ब्रह्मोस पटक दिया, किराना इसमें मिसाइल मार दिया, इसकी वजह से इश्यू हो गया, इसकी वजह से दिक्कत आ गई, ये भी डालने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। रॉबिन सर के पास जा रहा हूं, उसके बाद मैं बंसल सर आपके पास आ रहा हूं। रॉबिन सर, क्या खिचड़ी पका रहा है पाकिस्तान? थैंक यू। देखिए, पाकिस्तान जो भी खिचड़ी पका रहा है, मैं क्विकली 1-2 पॉइंट्स कहना चाहता हूँ। हमारा एंड गेम क्या है, हम आखिर में क्या चाहते हैं? मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर जो कहा है, अगर हम उसको ध्यान से देखें, मुझे एक चीज दिखती है जो इसके बारे में मैं बहुत लंबे समय से कहता हूं। प्राइम मिनिस्टर जब कहते हैं कि ये युग युद्ध का नहीं है, तो ये युग है किस चीज का? वो कहते हैं आतंक का भी युग नहीं है। मेरे विचार से ये युग है जियो और जीने दो का। जब तक पाकिस्तान, और पुट इट अनदर वे, पाकिस्तान हैज टू लर्न टू लिव एंड लेट लिव। पाकिस्तान को यह सीखना पड़ेगा कि खुद जिए और हमें जीने दे, वरना टिट फॉर टैट और बड़े से बड़े उसको हम हैमर मारते रहेंगे। तो एंड गेम अगर कभी बनती है, शायद बनेगी, मेरे विचार से वही बनेगी, पाकिस्तान को इतना यू नो इम्पैक्ट हो जाए, भारत की तरफ से अंदर इंटरनल चेंज आए, रजीम चेंज हो, रेवोल्यूशन हो, लोग सड़कों पे आए, जो भी कुछ हो, एंड गेम मेरे ख्याल से वो है। और एंड गेम मेरे ख्याल से, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, मेरे ख्याल से ये नहीं है शायद कि हम पाकिस्तान को ऑक्यूपाई करके रूल करेंगे, और ना ही शायद पीओके का हम कहते हैं कि हम लेके रहेंगे हमारा, ठीक है, विल सी। बट मैं उस पर थोड़ा अलग विचार रखता हूं कि उसकी क्या कॉस्ट है। जब पाकिस्तान अपने आप ही टूट के बिखरेगा तो पीओके खुद ब खुद हमारे से एसिमिलेट हो जाएगा जब हम चाहेंगे। तो एंड गेम हमारी ये है कि पाकिस्तान सीख जाए जीना और हमें तंग ना करे, राइट नाउ। अब आप एक बात और कर रहे थे अभी, आप जो कह रहे थे, मैं भी शुरू से ये कह रहा हूं, आपके साथ शायद मेरी बात हुई कि ये जो है, ये केवल आतंकी अटैक नहीं था हम पे, ये केवल एक अटैक उसलिए भी नहीं था कि भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम डिविजन्स को बढ़ाया जाए, खून खराबे बढ़वाए जाए, वो भी था ऑब्जेक्टिव। ये अटैक हम पे एक इकोनॉमिक हिट भी था, और ये जो इकोनॉमिक हिट है, अव्वल या तो चाइना को ऑलरेडी पता था
क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं, ट्रम्प टैरिफ्स के चक्कर में चाइना से कंपनीज को बहुत जल्दी अब उठना है, निकलना है कुछ को। कुछ उनमें से भारत आ रही हैं, सोच रही हैं, कुछ मलेशिया इंडोनेशिया जा रही है। जब उनको अगले हफ्ते 2 महीने भर में डिसाइड करना है कि मैं मलेशिया जाऊं कि भारत, और भारत में ऐसे वॉर सीन्स बने हो, तो ऑब्वियसली जो इनके बोर्ड रूम्स हैं लंदन न्यूयॉर्क में जो भी, वो तो यही कहेंगे यार मलेशिया जाते हैं, भारत इस समय टेंशंस में है। तो ये इकोनॉमिक हिट थी। और अगर चाइना को पता भी नहीं था डायरेक्टली मानो, चाइना ने उकसाया नहीं भी था मानो, बट कुछ तो था। बट पाकिस्तान एक चीज और करेगा ना, ये अटैक करके पाकिस्तान वापस चाइना पे गया और उसको रिवर्स बोलेगा, देखो मैंने आतंकी हिट भी करा और मैंने इकोनॉमिक हिट भी करा है भारत के ऊपर, मैंने तुम्हारे लिए फेवर किया है जी चाइना। रॉबिन सर, आपके तो पास वापस लौटेंगे। इस वक्त विदेश मंत्रालय की एक पीसी हो रही है, वहां सीधे दर्शकों को लिए चल रहे हैं। occupied Indian territory by Pakistan. और people like Manish, आपके लिए मैं हिंदी में रूपांतर कर दे रहा हूं। हमारा लंबे अरसे से यही राष्ट्रीय पक्ष रहा है कि भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित किसी भी मुद्दे को भारत और पाकिस्तान को द्विपक्षीय तरीके से ही हल करना है। इस नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, लंबित मामला केवल पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए गए भारतीय क्षेत्र को खाली करने का है। Siddhant, you had another question regarding ceasefire and what sort of role other countries played, etc. See, the specific date, time and wording of the understanding was worked out between the DGMOs of the two countries at their phone call on 10th May 2025, commencing at 15:35 hours. The Foreign Secretary had made a statement in this regard, as you would be aware. The request for this call was received by MEA from the Pakistani High Commission at 12:37 hours. The Pakistani side had initial difficulties connecting the hotline due to connecting to the Indian side due to technical difficulties. The timing was then decided based on the availability of the Indian DGMO at 15:35 hours. You will of course appreciate that early on 10th morning, we had mounted an extremely effective attack on key Pakistani Air Force bases. That was the reason they were now willing to stop firing and military action. Let me be clear, it was the force of Indian arms that compelled Pakistan to stop. Be clear, it was the force of Indian arms that compelled Pakistan to stop its firing. As regards conversations with other nations, the message from India was clear and consistent, and exactly the same message that we were conveying from public platforms was the one conveyed in private conversations. It was that India was responding to the 22nd April terrorist attack by targeting the terrorist infrastructure. However, if the Pakistani armed forces fire, Indian armed forces will fire back. If Pakistan stops, India will also stop. This was also the message that was conveyed to the Pakistani side at the time of the commencement of Operation Sindoor, which was not heeded to by the Pakistani side at that time. It is natural that many foreign leaders who heard this from us would have shared it with their Pakistani interlocutors. Jessica, you had a question on IWT. The other day you saw that after the CCS decision, this Indus Water Treaty has been put in abeyance. I would also like to take you back a little. The IWT, the Indus Water Treaty, was concluded in the spirit of goodwill and friendship as specified in the preamble of the treaty. However, Pakistan has held these principles in abeyance by its promotion of cross-border terrorism for several decades now. Now, as per CCS decision that I referred to of 23rd April,
India will keep the treaty in abeyance until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. Please also note that climate change, demographic shifts, and technological changes have created new realities on ground as well. Kandanvi had a question regarding trade matters. From the time of Operation Sindoor, commenced on 7th May, till the understanding on cessation of firing and military action on 10th May, there were conversations between Indian and US leaders on the evolving military situation. The issue of trade did not come up in any of these discussions. Siddhant, you had a question on the latest statement issued by the Pakistan Foreign Office. We have seen the statement made by the Pakistani side that a nation which has nurtured terrorism on an industrial scale should think that it can escape the consequences is fooling itself. The terrorist infrastructure sites that India destroyed were responsible not only for the deaths of Indians, but of many other innocents around the world. There is now a new normal. The sooner Pakistan gets it, the better it is. Shall we take more questions? Aditya? Mr. Jaiswal, I have two quick questions. One, that some of the Indian diplomats who have given interviews abroad have said that India has electronic intercepts and gathered intelligence linking to Pahalgam attackers to the handlers, and they have been planning more attacks. So have you given any kind of this evidence to the foreign attaches and diplomats that were briefed today, and in the context of ambassadors also that were briefed earlier? And yeah, that's about it. Megha? Good evening, sir. Megha from Newsax. My question is that India, it's being reported, is going to be sending a team to the UNSC 1267 Sanctions Committee. The meeting is going to be held later in the week, and the purpose is to declare PRF as a globally designated terrorist organization. If you could shed more light into this. Okay. Rishabh? तो रणधीर जायसवाल को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा अब न्यू नॉर्मल है, अब ऐसा भारत नहीं है कि आप टेररिज्म अटैक करेंगे और भारत जो है वो जांच की बात करेगा और एक्शन आतंकियों पर लेगा, उनके जिम्मेदारों पर नहीं होगा। अब न्यू नॉर्मल है, टेट फॉर टैट होगा, जैसे को तैसा वाला जवाब दिया जाएगा। बेहतर यही है पाकिस्तान जितनी जल्दी हो सकता है समझ ले। जल्दी से एक छोटा रिएक्शन में बंसल सर आपका, फिर मैं कर्नल साहब आपके पास आ रहा हूं। देखिए, अभी पाकिस्तान को तो ये समझना ही पड़ेगा, नहीं तो पाकिस्तान खुद ही बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद की कगार पे भी है। और आपने जो है एक बात कहा था कि आप ही यार कह रहे थे, या कर्नल साहब कह रहे थे कि इनके पास में कोई न्यूक्लियर का एक्सपर्ट है ही नहीं, क्योंकि कोई जो AQ खान था जिसने बनाया था, साइंटिस्ट इनका, वो चोरी करके कहीं से टेक्नोलॉजी लाया था, फिर उसने बेचना शुरू किया, उसके ऊपर जो एक्शन भी हुआ इंटरनेशनल भी और इनके कंट्री में भी, तो ये इनका सिस्टम इनका बन गया है, वो इसलिए इनके ऊपर में काबू में नहीं आ रहा। अब मैं यहाँ पे एक बात और कहना चाहूँगा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए कि डीन्यूक्लियराइजेशन कर दे पाकिस्तान को, क्योंकि इनके बस की नहीं है, ये संभाल नहीं पाते हैं। जब संभाल नहीं रहे तो पूरे वर्ल्ड के लिए खतरा है, जो इनके टेररिस्ट हैं। और अभी तो वहाँ पे वो भी आ गया है, हमास भी आ गया है, उधर से हमास के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, गाजा से तो हमास आ गया है, इनके साथ मिल गया है। तो अभी इस बात के लिए इजराइल भी थोड़ा चिंता में है कि यहाँ से कहीं ये न्यूक्लियर मटेरियल ले जाकर चुरा कर ले जाएं, वहाँ पर डर्टी बम बनाएं और न्यूक्लियर रेडिएशन पैदा कर दें। तो ये बिल्कुल सही समय है इस समय
और इसके लिए जो है अभी पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी को इकट्ठा होकर के इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी सब मिलकर के पाकिस्तान से हथियारों को सरेंडर करा के कहीं सुरक्षित उसका एक होना बहुत जरूरी है। नहीं तो पूरे विश्व के लिए ये खतरा है, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए खतरा है। तो इसलिए बहुत जरूरी है। जहां तक इंडिया का सवाल है, इंडिया तो अपना प्रोटेक्शन कर ही रहा। इंडिया के पास में S-400 है, और भी लाने जैसे आपने कहा, लेकिन इसके अलावा जो है ना, इस एक जो और भी अभी प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें S-500 बनेगा, वो इंडिया के अंदर ही बनेगा, कोलैबोरेशन जो रशिया के, वो तो इससे भी डबल वो होगा, स्पीड में भी, मारक क्षमता में भी। अब ये 10 टारगेट जैसे करता है ये S-400, तो वो और ज्यादा टारगेट करेगा, स्पीड बढ़ेगी। तो सब मिला करके इंडिया जो अभी इंडिया की शक्ति और बढ़ेगी। और पाकिस्तान के लिए ये मैसेज है कि पाकिस्तान किसी भी तरह से इंडिया की तरफ आंख उठा के देखता है या कोई टेररिस्ट भेजता है, तो अपनी जो है वो बिल्कुल अपना डिस्ट्रक्शन और अपनी बर्बादी का दावत देगा। तो अच्छा यही है, अगर पाकिस्तान को अपने आप को भी बचाना है तो वो ऐसा ना करे। बस मैं यही कहना चाह रहा था कि पाकिस्तान रणधीर जायसवाल के बयान पर एक छोटा रिएक्शन में चाहूंगा कर्नल साहब का। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है कि पाकिस्तान जितनी जल्दी समझ जाए इस बात को तो अच्छा रहेगा, उसके लिए, उसकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा, उसके देश के लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि अब जो भारत पहले जो जिस तरह से हर बात के लिए डोजियर देते रहते थे और हमारे डोजियर को ये कहीं ना कहीं डस्टबिन में डाल देते थे, वो समय निकल गया है। बदलता हुआ भारत है और आज जो है ना, आज की शक्ति वाला भारत है। भारत ने वो सब कुछ दिखा दिया है। चाइना ने भी देखा है, पाकिस्तान ने भी देखा है, और भी उसके जो सहयोगी देश थे, टर्की हो, अन्य हो, उन्होंने भी देख लिया है। क्योंकि जिस तरह से उनके जो भी इक्विपमेंट, जो भी हथियार पाकिस्तान को दिए थे, वो पाकिस्तान ने इस युद्ध में जो है ना यूज किए हैं। और भारत ने उनको किस तरह से जो है ना हवा में ही उनको खत्म कर दिया है, नीचे तक आने ही नहीं दिया है। तो इस चीज को चाइना अच्छी तरह समझ चुका कि भारत आज बहुत बड़ी उभरती हुई ताकत बन चुका है, जो अब किसी के जल्दी से जो है ना, कहते हैं ना, काबू में रहना, वो वाली बात नहीं है। कि हमने तो सत्यता तो ये है कि भारत ने पाकिस्तान पे कोई ऐसा अटैक किया ही नहीं है। ना तो उनकी सेना पे अटैक किया, ना ही हमने उनके कोई सिविल्स पे अटैक किया। हमने तो सिर्फ वहां अपनी रॉकेट, अपने जो भी है इक्विपमेंट वहां भेजे जहां से इन्होंने हमारे ऊपर अटैक किया है। इनके जब टेररिज्म आए हमारे यहाँ, हमारे निर्दोष पर्यटकों को मौत के घाट उनको उतारा, तो हमने एक बड़ा मशहूर गाना है हिंदी फिल्म में, चूंकि समय बहुत सीमित है सर। मैं तो रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था। तो वैसे ही मैं तो रास्ते से जा रहा था, आतंकी निपटा रहा था, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। वडेरा साहब भी दोबारा ज्वाइन करें। वडेरा साहब, रणधीर जायसवाल के रिमार्क पे एक छोटा रिएक्शन चाहूंगा आपका। You see, I think we should take it forward, like I said, continue with our growth in economy. Because if you are economically strong, you obviously can become militarily strong. And once you become militarily strong, then you become further economically strong. You know, both are interrelated. So we should take it forward. We should also ensure that we maintain the tempo. We have built up a tempo to a certain height. We should maintain it, and we should not let it lie, low, or let it die down its natural death. Because it's very important to take the public, to take the youngsters who have never been exposed to this kind of a situation, to make them realize that there are defense forces at the border. बिल्कुल, ये टेम्पो जो है वो मेंटेन करके रखना होगा। और मुझे लगता है मोदी सरकार का मैसेज भी क्लियर है कि ये टेम्पो जो है बरकरार रहेगा, जारी रहेगा। और चाइना का डिफेंस इंडस्ट्री जो है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हुआ है, क्योंकि 81% जो हथियार हैं पाकिस्तान के पास वो चाइनीज मैन्युफैक्चर्ड हैं, चाइना से सोर्स्ड हैं, चाइना से लिए गए हैं। तो हमने एक तीर से कई निशाने साधे हैं और ये देशवासियों को समझना होगा, इसे रियलाइज करना होगा। भारत ने न एक जंग नहीं जीती है, भारत ने एक जंग से कई जंगों में जीत हासिल की है। ये हमारा नया जो है वो अवतार है। आप मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।